इसलिए आपके पूर्वजों ने काम किए ऐसा नहीं है, अपना अपना लोग काम करके गए हैं। सरदार पटेल को 2 जिम्मेदारियां अलग अलग समय पे दी, क्योंकि वो सामना नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो दूसरे कामों में बिजी थे। इसलिए सरदार पटेल से कहा कि मैं विदेश जा रहा हूं, तुमको धारा 370 पास करानी है। सरदार पटेल भी गजब के आदमी थे। भले ही 70 सालों के बाद दुनिया की सबसे बड़ी उनकी मूर्ति लगी है, मैं समझता हूं कम से कम आपने अपने हीरो को चुनना शुरू कर दिया। आपने कायरों को कम से कम ठंडे बस्ते में डाल दिया, यही बड़ी बात है। यह पहला बदलाव है सनातनी हिंदू के अंदर। सरदार पटेल ने पंडित जी के जाने के बाद पार्लियामेंट में 370 पे खूब बहस कराई। बहुत सारे लोग इस 370 के खिलाफ थे, मुखालिफ थे। लेकिन सरदार पटेल का जो एजेंडा था उसको आज सार्वजनिक मंचों से इसलिए कहना चाहिए कि गुजरात में उनके परिवार के बहुत लोग हैं और बड़ौदा में उनके बड़े भाई के बेटे से अभी कुछ दिन पहले ही मिलकर आया हूं मैं। उनके कानों तक ये बात गई, तब उन्होंने बड़ौदा में किसी से कहा कि पुष्पेन जी आए तो मुझे मिलवाना। इतने लंबे चौड़े, इतना बुजुर्ग आदमी, वो बोले मैं आपके पैर छूना चाहता हूं। मैंने कहा ये पाप मैं नहीं होने दूंगा। ये बात उनके कान तक गई। इसलिए आज भी जिनके जहां वंशज हैं, आपकी आवाज जाएगी तो उनको कम से कम मरने से पहले शांति होगी। सरदार पटेल ने पार्लियामेंट में बहस कराई 370 के ऊपर और सब लोगों से कहा कि नेहरू जी चाहते हैं, इसमें विदेशी मामलात हैं, आप इसे पास कर दीजिए। 370 पास हो गई। अब सरदार ने दूसरा रुख लिया, कहा आपने पास कर दी मेरे कहने से, आपके इसमें बड़े सारे रिजेंटमेंट थे, बड़ी सारी नाराजगी थी, आपके बड़े सारे इसमें कारण थे इसके न पास करने के, लेकिन आपने पास कर दी। मैं इसे संविधान में जोड़ूंगा और आपकी जो नाराजगी है, जो इसके प्रति आपका गुस्सा है, आने वाला इतिहास आपकी उस नाराजगी को मैं इसमें दर्ज करूंगा। जब आपके अंदर राष्ट्र की आग लगी हो तो आप कैसे अपना काम विपरीत परिस्थितियों में कर सकते हैं, ये इसकी जिंदा मिसाल है। सरदार पटेल ने संसद में खड़े होकर कहा ये पास हो गई, लेकिन मैं जानता हूं कि आपने मेरे दबाव में, मेरे कहने से, मेरा मान रखने के लिए पास कर दी है, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह रहे कि इसके बारे में आपके कुछ रिजर्वेशन थे, उस रिजर्वेशन को भी मैं इतिहास में दर्ज करूंगा। और क्या करा उन्होंने? धारा 370 जोड़ दी और इतिहास में वो लोग जो इसके साथ नहीं खड़े थे, जो इसके खिलाफ थे, उन्होंने उसी धारा 370 पास करने के बाद नीचे एक लाइन डाली, इट इज टेम्परेरी। सरदार पटेल गुजरात से आते थे, उनको कभी अंदाजा नहीं था कि इसी गुजरात से 2 लोग आएंगे और इस टेम्परेरी को परमानेंटली हटा देंगे। इसलिए इसे कहते हैं विजनरी। जिनकी विजन एडविना माउंटबेटन से आगे ना बढ़ती हो वो विजनरी नहीं कहलाते हैं। ऐसे ऐसे महापाप इस देश में हुए हैं कि आपको बताऊंगा तो रोना आ जाएगा। 1960 में एडविना माउंटबेटन इंडोनेशिया या मलेशिया के किसी टापू पर अकेली पिकनिक मना रही थी। उनकी मृत्यु हो गई। यह खबर यहां पता चली और बात खत्म हो गई। मैं आपके सामने एक तथ्य रखता हूं, इसलिए आपको वहां ले जाना चाहता हूं। जो मुझसे उम्र में बड़े हैं वो जरूर उनको याद होगा। 79 में भारत में एक आदमी बिहार के सिताब दियारा नाम के छोटे से गांव से निकला जो बिहार में है, और उसने इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ एक जन आंदोलन खड़ा किया जिसे भारत का इतिहास जेपी मूवमेंट के नाम से जानता है। उन जयप्रकाश नारायण की मृत्यु 79 में हुई।
मैंने इसलिए कहा कि जब आपकी निगाह में सत्ता 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 होती है तो आप अंधे हो जाते हैं और आप इतिहास की भूलों को और मजबूत कर देते हैं। जेपी की डेथ हुई, उसके बाद पार्लियामेंट में सवाल उठा कि क्या जेपी को भारत की संसद में हमें श्रद्धांजलि नहीं देनी चाहिए। कुछ लोग खड़े हो गए और बोले जेपी तो भारत के संसद के मेंबर नहीं थे, लिहाजा इनको श्रद्धांजलि कैसे दी जा सकती है। लेकिन मुझे दुख है 79 में बड़े बड़े हिंदू पुरोधा मौजूद थे, जिन लोगों ने जेपी के मूवमेंट से सत्ता प्राप्त की थी वो मौजूद थे। उन्होंने ये नहीं बताया कि 1960 की में एडवीना माउंटबेटन का देहांत मलेशिया के किसी टापू पे हुआ था, तो जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संसद में उन्हें किस हैसियत से श्रद्धांजलि दी थी, पूछा नहीं किसी ने। इसलिए आपने पूछना छोड़ दिया था और अब पूछ रहे हैं तो इतने पगला गए हैं कि जनेऊ कुर्ते के ऊपर पहन रहे हैं।